हेलो मेरे प्यारे प्यारे सबसे न्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो डाटा है, जो आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। देखो ये उम्र दी हुई है, किस किस चीज की उम्र है वो यहां पे लिखा हुआ है। देखो BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो, MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। तो यूनिवर्स की एज 20 बिलियन ईयर, अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब दिखाई दी थी? 3 बिलियन साल पहले। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट कब बने थे? 500 मिलियन ईयर एगो। जोलेस फिश 350, सी वीड्स 320, फिश लाइक रेप्टाइल 200, डायनासोर सडनली डिसअपीयर हो गए थे कब? 65 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस ये कब थे? 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब हम इसे पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट देख लेते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। हॉट डाइल्यूट सूप ये वर्ड यूज किया था हेल्डेन ने। जर्म थ्योरी किसने दी थी? पास्चर ने। अब बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डिवराइज ने। अब प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन दिया था थॉमस माल्थस ने। अब प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी दिया था चार्ल्स लेन ने। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी थी। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस ये वाली लेमार्क ने बताई थी। ठीक है, अब हमारा आंकड़ा फैक्ट साइंटिस्ट हो चुके हैं। अब हम चैप्टर में एंट्री मारने वाले हैं। देखो अब बिग बैंग थ्योरी आपको पता ही होगा। बिग बैंग हुआ यानी नाम से ही पता लग रहा है ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। अब ह्यूज एक्सप्लोजन होगा तो यूनिवर्स ने क्या किया? एक्सपेंड किया। यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया तो टेंपरेचर में गिरावट आई और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें यहां पर बनी थी। अब देखो जो हमारी अर्थ थी, जो हमारी धरती थी, वो किससे कवर थी? मोल्टन मास से वो कवर थी। अब इस मोल्टन मास से कौन सी गैसें निकली? इससे H2O वेपर्स निकले, इससे मीथेन निकली, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इससे अमोनिया निकली। अब देखो वाटर वेपर पे जब यूवी लाइट स्ट्राइक करी तो ये देखो किसमें टूट जाएगी? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन हल्की थी तो वो एस्केप कर गई और ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्शन की? ये अमोनिया है, ये क्या है? मीथेन है। इनके साथ रिएक्शन करके वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बन गई, प्लस ETC बहुत सारी चीजें बनी। अब मिलर एक्सपेरिमेंट इससे ही थोड़ा मिलता जुलता है कि यही चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली की, है ना। अब मिलर एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? 800 डिग्री सेल्सियस पे वही चीजें हैं। देखो मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है। ठीक है, और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। उन्होंने क्या है, नाम साइंटिस्ट का नाम भी मिलर ही था, तो उन्होंने अमीनो एसिड की फॉर्मेशन क्या की? ऑब्जर्व की। जाहिर सी बात है अमीनो एसिड बन रहे हैं मतलब धीरे धीरे भाई जिंदगी की तरफ चीजें आगे जा रही हैं। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियोलॉजिकल, देखो ये चैप्टर है ना जो ये उल्टा पुल्टा है, मतलब कौन सी चीज कहां पर घुसाई गई है पता ही नहीं चलता है। तो हम भी ऐसे ही रैंडमली चल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसे रैंडमली चलता है चैप्टर, एक फ्लो नहीं है अच्छा इसका। ठीक है, तो वैसे ही चल रहे हैं हम भी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। देखो इन्होंने क्या बोला था? फॉर एग्जांपल एक गाय है, भेड़ है, बकरी है ना, हम ह्यूमन है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जब एम्ब्रियो इनका होगा ना, जितने भी जानवर हैं अपने आसपास सारे, या हम हैं ह्यूमन है, तो सबके एम्ब्रियो में कुछ सिमिलैरिटी पाई जाएगी, है ना। फिर आगे आगे जैसे वो एडल्ट होते चले गए, कोई घोड़ा बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई इंसान बन गया, है ना, बट उनके एम्ब्रियो में एक कॉमन चीज पाई जाएगी, ऐसे, है ना। तो ये बात उन्होंने की है कि मतलब वो सेम ही एंसेस्टर से निकले हैं। ठीक है, बट इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था किसने? वॉन बेयर ने इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एनसीईआरटी का कि भाई कौन से आइलैंड पे किसने काम किया था? तो एल्फ्रेड वेल्लेस ने मलाई आर्पिलेगो इस पे काम किया था और डार्विन ने किस पे? गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। ठीक है, अब एक बहुत क्वेश्चन आता है होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन का। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो। एनालोगस कौन से? जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो। अब यहां पर अपने को ट्रिक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ट्रिक क्या बोलती है? देखो अगर सेम फाइलम में बात की जाए, सेम फाइलम में बात की जाए तो मतलब वो होमोलोगस ऑर्गन है, और डिफरेंट फाइलम में बात की जाए तो वो एनालोगस ऑर्गन है। ये ट्रिक है और इस ट्रिक की एक एक्सेप्शन है ना, वो मैं बता दूंगा क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो बात की गई है 4 लिम्ब बोन्स इन मैमल्स। अब मैमल्स के अंदर ही बात की गई है, और मैमल्स कौन से फाइलम में आते हैं? कोर्डेटा में। मतलब कोर्डेटा एक ही फाइलम के अंदर बातें चल रही हैं, तो एक ही फाइलम के अंदर बात की जाए तो होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, थॉर्न्स, टेंड्रिल और
बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, ऐसे याद रखना कि बोगनविलिया कुकुरबिटा सारे ही क्या है, एंजियोस्पर्म है। मतलब उसको है ना फाइलम से थोड़ा रिलेट कर लो कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही बातें चल रही हैं, तो एक ही अंदर बातें चल रही है, तो होमोलोगस ऑर्गन है। हार्ट ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट, अब वर्टिब्रेट किस में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, कोर्डेट्स में आते हैं, तो फिर से एक ही फाइलम के अंदर बातें चल रही हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन आ जाएंगे। अब यहां देखो डिफरेंट फाइलम आएगा तो एनालोगस हो जाएगा। बटरफ्लाई किस में आएगी, अपनी अर्थ्रोपोडा फाइलम में, बर्ड्स कौन में आएंगे, कोर्डेट वाले फाइलम में, तो फाइलम दोनों के अलग अलग हो गए, मतलब एनालोगस। ऑक्टोपस किस में आएगा भाई, ऑक्टोपस मोलस्का में आएगा, मैमल्स कोर्डेट्स में आएंगे, तो फाइलम अलग अलग हो गए, मतलब एनालोगस। ठीक है, और मैंने बोला था एक एक्सेप्शन है। अब देखो पेंगुइन्स जो होते हैं, डॉल्फिन्स है ना, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, प्यारे प्यारे जानवर हैं, तो प्यारे प्यारे जानवर हैं तो इनको थोड़ा अलग रखना, अलग रखना मतलब ये एक्सेप्शन है। तो मतलब क्या है, दोनों ही क्या है, एक ही फाइलम के हैं, दोनों ही कोर्डेट के हैं, तो दोनों को कोर्डेट के हिसाब से आपको रखना चाहिए होमोलोगस में, बट मैंने बोला ये एक्सेप्शन है तो ये एनालोगस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इंग्लैंड से भाई एग्जाम्पल आया, क्या आया कि 1850 में ऐसी सिचुएशन थी, फिर 1820 में ये हो गई। अब इसको भाई पढ़ने से अच्छा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर रेड कलर की जगह आप व्हाइट कर लो, है ना, ये व्हाइट मान के चल रहे हैं, व्हाइट को हम यहां पर रेड दिखा रहे हैं। देखो दो तरीके के मोथ थे, एक रेड कलर के, एक ब्लैक कलर के। अब हुआ क्या, देखो 1850s में क्या था भाई, प्रदूषण नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, तो पॉल्यूशन नहीं था, जो पेड़ थे वो व्हाइट कलर के थे, है ना, व्हाइट को हम यहां रेड मान के चल रहे हैं कि रेड कलर के थे। अब रेड कलर के कोई भी इनको मोथ को खाने आएगा तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड के हिसाब से ये ब्लैक वाला उसको आसानी से दिख जाएगा और इसको खा जाएगा। मतलब डार्क कलर वाले मोथ की पॉपुलेशन कम थी और रेड वाले ज्यादा थे। बट जैसे जैसे प्रदूषण हुआ 1920 में, है ना, फैक्ट्री लग गई, ये वो धुआं उड़ा, तो इन पेड़ों का जो रंग था वो डार्क होता चला गया, है ना, ब्राउन या काला होता चला गया। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ क्या, जो रेड वाले थे वो आसानी से दिखने लग गए, डार्क वाले क्या है आसानी से नहीं दिख पा रहे थे, तो क्या है आसानी से वो उसको पकड़ लेगा। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता था। ठीक है, अब हम अडेप्टिव रेडिएशन देखना चाहते हैं। देखो मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया था, ये बहुत बड़ा एरिया था जिसपे मान ली इस एरिया में यहां पर कोई ना जीव जंतु रहते थे, यहां पर कोई जीव जंतु रहते थे, यहां पर कोई, यहां पर कोई, यहां पर कोई। अब हुआ क्या, मान लीजिए इसमें अलग अलग हो गया, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, या फिर एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि इस एरिया का जो वातावरण है वो अलग बन गया, इसका अलग बन गया, इसका अलग बन गया, इसका अलग बन गया, इसका अलग बन गया। तो एक ही पॉइंट से देखो ये अलग अलग स्पीशी बन जाएंगी, है ना, एक ही पॉइंट से रेडिएट हो रही हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल, है ना, ये अलग अलग स्पीशीज बन गई, है ना, अलग अलग स्पीशी बन गई एक ही पॉइंट से। ठीक है, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोला जाता है कि एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो जाए तो उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है, जिसके एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल, जिसमें ये आएंगे। ठीक है, देखो ये है अपने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ये क्या है, प्लेसेंटल मैमल, मोल मार्सुपियल मोल, माउस मार्सुपियल माउस, फ्लाइंग स्क्वेरल फ्लाइंग फ्लेंजर, एंटीएटर न्यूम्बैट, लीमर, या अंग्रेजी में भाई वही है जो अंग्रेज बच्चे हैं, अंग्रेज नहीं मतलब समझ रहे हो ना, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है, वो इनको थोड़ा अलग से प्रोनाउंस करेंगे, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब है थोड़ी, ठीक है, तो भाई पढ़ लेना इनको, बॉब कैट तस्मैनियन टाइगर कैट, वुल्फ तस्मैनियन वुल्फ। ठीक है, अंग्रेज बच्चे ही बोल दिया था मैंने, नहीं भाई अंग्रेजी मीडियम के बच्चे। ठीक है, अब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी, देखो इन्होंने फिटनेस की बात की थी। देखो मान लेते हैं इस एरिया में 100 बिल्लियां रहती थी, अब कुछ ऐसी कंडीशन आई या धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे कुछ खाने की कंडीशन या एनवायरमेंट की कंडीशन, उनमें से 90 जो थी वो खुद को सर्वाइवल के मोड पर नहीं ला सकी, सिर्फ 10 ही बच गई, 10 ही उसमें से सर्वाइव कर पाई। अब ये 10 जो सर्वाइव कर गई, क्या हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा फिट हैं, है ना, ये नेचुरली सेलेक्ट हुई हैं और ये ज्यादा फिट है। अब फिटनेस से मतलब क्या है कि ये अब आगे रिप्रोडक्शन करेंगी, है ना। अब देखो ये सुपीरियर हैं और सुपीरियर के बीच में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो सुपीरियर ही पैदा होंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो 100 बिल्लियां थी जिसमें, है ना, बिना सुपीरियर की इधर उधर की भरी हुई थी, और यहां जो बच्चे पैदा होंगे वो सुपीरियर पैदा होंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं वो नई स्पीशी बना देंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। और देखो जाहिर सी बात है इनमें जो, है ना, मान लो ये मेल बिल्ली है, ये फीमेल बिल्ली है, तो मेल फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होगी तो वेरिएशन आएगी। ये हम पढ़ते भी हैं जेनेटिक्स में कि वेरिएशन आएगी। तो डार्विन ने भाई वेरिएशन की बात की थी कि वेरिएशन आएगी, बहुत छोटी सी वेरिएशन होगी और धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने माइनर वेरिएशन की बात की
थी, जिससे है ना स्पीशीज आगे इवॉल्व हो रही है, नई नई स्पीशीज बन रही है, इवोल्यूशन का कॉज बनेंगी। जबकि उनके कंपैरिजन में ह्यूगो डी वराइज ने क्या बोला कि भाई वेरिएशन तो आती है पर वो छोटी छोटी नहीं होती, वो एकदम से है ना झटके से आती है, और जिसको उन्होंने म्यूटेशन बोला था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में लार्ज म्यूटेशन। डार्विन ने क्या बोला था, धीरे धीरे छोटी छोटी वेरिएशन, स्लो स्लो चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो डार्विन की जो वेरिएशन थी वो कैसी थी, स्मॉल थी, छोटी छोटी थी और डायरेक्शनल थी। और यहां म्यूटेशन है, म्यूटेशन रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है। और लैमार्क की बात करें तो लैमार्क भाई साहब ने क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब क्या है, देखो जैसे सचिन तेंदुलकर थे, बहुत महान बल्लेबाज थे। अब उन्होंने क्या बोला लैमार्क ने कि अगर सचिन तेंदुलकर इतना बढ़िया बैट्समैन है तो उनका बेटा जो है अर्जुन तेंदुलकर वो भी बढ़िया बैट्समैन होगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है, क्योंकि बैटिंग करना सचिन भाई साहब ने इस दुनिया में आके सीखा है, वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो एक सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है ना, तो वो उनकी प्रोजेनी में पास नहीं होगा। प्रोजेनी में सेक्सुअल कैरेक्टर ही पास होते हैं, तो इनकी भाई ऑटोमेटिकली गलत साबित हो गई थी। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं एनसीईआरटी में कहीं कहीं अलग अलग लिखी हुई है, मैंने एक जगह पे लिख दिया कि सीलोकैंथ को लोग समझ रहे थे कि भाई ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट 1938 में ये साउथ अफ्रीका में दिखाई दी। बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है, ट्राइनोसोरस, जिसकी हाइट कितनी 20 फीट तक होती थी। फर्स्ट मैमल श्रू लाइक थे। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की गई है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास आ गया। अब साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उनको ओवरराइड कर दिया किसने, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स ने। अब नेक्स्ट देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, देखो ऑस्ट्रेलिया में पाउच मैमल पाए जाते हैं, जो कंगारू भी हम देखते हैं ना, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, देखो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपने नक्शे में भी देखा होगा, मैप में देखा होगा, बिल्कुल ही अलग चला गया। अब उससे फायदा क्या हुआ पाउच मैमल को कि भाई उनको जो बाकी के जानवर थे उनसे खतरा कम हो गया। अगर वो बिल्कुल साथ में ही होता पूरा एरिया तो दूसरे जानवर उनको ना टपका देते, पर वो अलग हो गए तो मतलब सेफ हो गए, इसलिए आज भी बचे हुए हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से उनका सर्वाइवल हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन की, जिसमें ये अपना फ्लो चलता है। अगर आपको इसकी ट्रिक पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। देखो किसी इंसान का नाम था हर्षा और वो डरा हुआ था, तो डरा हर्षा DRAHERSA, ये क्या है, ड्रायोपिथेकस, ये क्या है, रामापिथेकस, ये क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या है, हैबिलिस, ये क्या है, इरेक्टस, ये क्या है, सेपियंस, ये क्या है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ठीक है, अब होमो इरेक्टस में क्या क्या आता है, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडेलबर्ग। होमो सेपियन में नियंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न मैन। अब इसमें ब्रेन कैपेसिटी किसी की याद करनी हो तो कर लेना, पर इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूं, क्वेश्चन आ जाएगा सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी, तो क्रो-मैग्नन की, है ना। मॉडर्न मैन की एक याद रखना, नियंडरथल की याद रखना, मतलब होमो सेपियंस में जितने भी हैं उनकी याद रखना। ठीक है, और यहां पर ये कैसे चलते थे, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस कैसे चलते थे, वॉक लाइक, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। अब देखो इसमें ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक थे और रामापिथेकस वो मोर मैन लाइक थे। इसको कैसे याद करें, देखो राम किसी इंसान का ही नाम होता है तो वो मैन लाइक है ना, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक हो जाएंगे। और ऐसे कौन से थे जो पत्थर से शिकार, है ना, उन्होंने अपना वेपन बना लिया था स्टोन को, है ना, उससे शिकार करते थे, एस्ट्रोलोपिथेकस। और ऐसे कौन से थे, ह्यूमन बीइंग लाइक, पहले ऐसे कौन से थे जो ह्यूमन बीइंग लाइक थे, वो होमो हैबिलिस थे। और ऐसे कौन से थे भाई जिन्होंने अपने मुर्दों को गाड़ना, बरी, है ना, जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया था, नियंडरथल थे। ठीक है, अब आगे कुछ बातें चलने जा रही है, एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो चलेंगी, उसमें अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम एनसीईआरटी में दिए गए इस डायग्राम को याद करने वाले हैं जो इवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया और बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले याद करने इरा कौन से दिए हुए हैं। देखो इरा कुछ भी नहीं है, इरा सिंपली टाइम है, इरा सिंपली टाइम है, मतलब ये सबसे पुराना टाइम है, ये उसके बाद का टाइम है, ये सबसे नया टाइम है। क्लियर है, पैलेजोइक इरा सबसे पुराना, फिर उसके बाद मेसोजोइक इरा, फिर सीनोजोइक इरा। अब इनको याद कैसे करना है, देखो मैक्सिमम मैं इस वीडियो में ट्रिक्स कम नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम लॉजिक्स पे ही चलेंगे। याद कैसे करना है, देखो मीजो का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी बीच में, तो ये मीजो तो ऑलरेडी इनके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, और P फॉर पुराना, P फॉर पैलेजोइक, P फॉर पुराना, P फॉर पैलेजोइक, मतलब पैलेजोइक इरा सबसे पुराना है, तो ये सबसे पुराना, ये मीजो बीच में, सीनोजोइक ऑटोमेटिकली हो जाएगा सबसे आगे, सबसे एडवांस टाइम। क्लियर है ये बात। अब देखो इरा के बाद पीरियड्स को कैसे याद करें कि कौन से इरा में कौन से पीरियड है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर ट्रिक बनाओगे तो इनको थोड़ा लॉजिकल तरीके से याद करते हैं। देखो
पैलेजोइक इरा में सारे वो हैं जिसमें IAN आ रहा है, IAN, EN बोल लो या IAN बोलो। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइल्यूरियन। अब आप बोलोगे कार्बोनिफेरस में IAN नहीं है, तो इसमें भी देखो अगर आप ध्यान से, IN ये रहा और A ये रहा, तो IAN वाले डाल दो पैलेजोइक में, ठीक है। थोड़ा लॉजिक पे चलते हैं। और मीजोजोइक में देखो ऐसे याद करना है इसको, मीजोजोइक में बीच में है जुरासिक, तो जुरासिक के साथ में ही आएगा ट्राइसिक, और एक है क्रिटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना, कोशिश करना ऐसे लॉजिकल ही याद हो जाए। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और इधर इसको कैसे याद करें, देखो सीनोजोइक, सीन है कोई 3-4 घंटे का, कोई मूवी में कोई 3-4 घंटे का सीन है कोई 3-4 घंटे का। 3 मतलब टर्शरी और 4 मतलब क्वाटरनरी, ठीक है, क्लियर है। अब याद करते हैं हम कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब उनकी गोल्डन एज आई, फिर करेंगे हम कौन से एनिमल, है ना, एनिमल और प्लांट। पहले देखते हैं हम प्लांट्स के बारे में कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब किसकी गोल्डन एज आई, ठीक है। देखो प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले एल्गी है, तो एल्गी इससे पहले ही ओरिजिनेट हो चुके थे, तो एल्गी की यहां पे हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे पास कौन से बचे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्या करो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो को एक साथ रखो और एंजियो को अलग कर दो। मतलब यहां पे पैलेजोइक में ओरिजिनेट हुए कौन से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्लियर है। यहां पे ये ओरिजिनेट हुए तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि इसमें ये पैदा हुए तो इनकी मतलब ये अपनी जवानी में राज करेंगे, यहां पे पैदा हुए तो यहां पे जवान हुए तो यहां पे ये राज करेंगे, मतलब इनकी गोल्डन एज आई मीजोजोइक में। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की एज आई मीजोजोइक में, और यहां पे इनकी एज आई और इनके बाद ओरिजिनेट कौन से हुए, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यहां पे पैदा हुए मतलब यहां पे जवान हुए, तो सीनोजोइक में अब एंजियोस्पर्म की एज है, ठीक है, क्लियर है ना। ओरिजिन एज और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो को साथ में रखना है और एंजियो को अलग कर देना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और अब प्लांट्स के बाद हम करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। देखो हम जब एनिमल किंगडम चैप्टर में क्लासेस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, पहले फिश को पढ़ते हैं, फिर एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, और मैमल बर्ड्स लगभग साथ में ही चलते हैं, लगभग माना जाता है कि साथ में ही ओरिजिनेट हुए थे। तो पहले मैमल्स को कर लेना फिर बर्ड्स को, ठीक है, ऐसे करना है। तो बिल्कुल जीरो से चलना है, बिल्कुल साइल्यूरियन से चलना है। देखो यहां पे फिश का जन्म हुआ, फिश के बाद क्या आया, एम्फीबिया, तो इसमें एम्फीबिया का जन्म हुआ। फिर एम्फीबिया के बाद क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल, तो नेक्स्ट वाले में रेप्टाइल का जन्म हुआ। पर्मियन को हम खाली छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आया ट्राइसिक में मैमल्स का जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट है जुरासिक में बर्ड्स का जन्म हुआ। तो पूरा ऐसे लाइन में पूरा याद कर लेंगे, पर्मियन को खाली छोड़ दें। अब बात करते हैं इनके राज की, मतलब गोल्डन एज की। अब देखो फिश यहां पे जन्म लेती है तो यहां पे डिवोनियन में जवान होंगी, मतलब गोल्डन एज ऑफ फिश कहां आएगी, डिवोनियन में। एम्फीबिया डिवोनियन में पैदा हुए तो इनकी जवानी आएगी कार्बोनिफेरस में, तो यहां बिल्कुल ये राज करेंगे। अब यहां पे रेप्टाइल में कंफ्यूज मत होना, रेप्टाइल यहां पे मत कर देना। अब यहां पे इसको कैसे याद रखना है, रेप्टाइल को देखो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी में किसका राज है, डायनासोर्स का। और डायनासोर्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। मतलब सीधा क्लियर सी बात है कि रेप्टाइल्स की जो गोल्डन एज है जुरासिक यानी मीजोजोइक इरा में आएगी। अब रेप्टाइल्स की गोल्डन एज इसमें आ गई, मतलब इन दोनों की यहां पे नहीं हो सकती, तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली सीनोजोइक में खिसकना पड़ेगा। तो बर्ड्स एंड मैमल्स की गोल्डन एज कहां आएगी, सीनोजोइक। और ये तो कॉमन सेंस भी है, अभी देखो मैमल्स यानी ह्यूमंस का राज चल रहा है, तो सीनोजोइक सबसे एडवांस है, तो ह्यूमंस का राज है, ठीक है, क्लियर है ये गोल्डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का। देखो ये 3 डायग्राम है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मैंने ये ब्लू कलर की जो बनाई है, ये बनाई है एवरेज वैल्यू। ब्लू कलर की है जो बिल्कुल मिडल में है, ये है एवरेज वैल्यू। तो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग नाम से पता लग रहा है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब जो इसमें एवरेज वैल्यू है वो ज्यादा प्रेफर की गई है, एवरेज वैल्यू बिल्कुल बीच में पीक आ रही है, ठीक है। और डायरेक्शनल नाम से ही पता लग रहा है एक डायरेक्शन में, मतलब इसमें एवरेज वैल्यू क्या है, एलिमिनेट हो गई, और क्या है, एक डायरेक्शन भी यहां पे एलिमिनेट होगी, बट एक सिर्फ यहां पे दूसरी डायरेक्शन है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन को प्रेफर किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है। जो एवरेज वैल्यू है उसको फेवर नहीं किया जा रहा, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन है, इधर भी फेवर नहीं हो रहा, एवरेज पे भी फेवर नहीं हो रहा, इधर वाली डायरेक्शन पे फेवर हो रहा है। और डिसरप्टिव की बात करें तो एवरेज वैल्यू पे ये अनफेवरेबल है, बट इस डायरेक्शन में भी ये फेवरेबल है और इस डायरेक्शन में भी ये फेवरेबल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे। देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे ये 2 इक्वेशन अपने दिमाग में घुसा के रखनी है हमेशा, ठीक है, हमेशा। P + Q = 1, ये कुछ तरीके से एक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। P यहां पे क्या है, अपना डोमिनेंट एलील है, और Q यहां पे क्या है, रिसेसिव एलील है, ठीक है। और इस इक्वेशन का अगर बाइनोमियल फॉर्म देखें तो ये बन जाएगा P² + Q²
स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। यहाँ पे p स्क्वायर अपने पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, q स्क्वायर अपने पास है होमोजाइगस रिसेसिव और 2pq है हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब ये अपने को याद रखने, ये अपने को याद रखने एनसीईआरटी में लिखे हुए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कौन से जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन नाम से पता लग रहा है माइग्रेट हो गया ना, पूरा एक पॉपुलेशन है वो कहीं पे माइग्रेट होगी, वहां पे जाके फिर वो नई क्या है पॉपुलेशन बन जाएगी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज हो गई, नई स्पीशी बन जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, देखो अगर जीन माइग्रेशन बाई चांस हो जाए, अचानक है ना किसी रीजन की वजह से बाई चांस हो जाए, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक यहां पे हम छोटी सी बात करेंगे फाउंडर इफेक्ट के बारे में। देखो पॉपुलेशन, देखो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वहां से कुछ पॉपुलेशन दूसरी जगह पे माइग्रेट करेगी तो क्या है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, है ना, जेनेटिक पूरा जीन जो जेनेटिक है वो हिल जाएगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगी, जो जेनेटिक चेंजेस आएंगे उनकी वजह से क्या है, नई स्पीशी बन जाएगी एक तरीके से, इसी को बोलते हैं हम फाउंडर इफेक्ट।